दोस्तों, मैं दयानंद सनसनवाल आज आपको शोध के सोपान के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं कि शोध के कई सोपान होते हैं, इसलिए इन सोपान को मैं कई भागों में बताऊंगा। आज हम भाग 1 में पढ़ेंगे समस्या की पहचान और दूसरा हम पढ़ेंगे परिकल्पना की फॉर्मेशन। ये दो जो हैं हम स्टेप्स जो सोपान हैं वो इस भाग 1 के अंदर हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जो समस्या की पहचान, आपने शायद पहचान शब्द को अपने जीवन में कई बार उपयोग में लिया होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपने पहचान शब्द को कितना समझा है। देखिए, समस्या की पहचान पहला सोपान होता है और यहाँ समझेंगे कि शोध का पहला सोपान समस्या का चयन न होकर समस्या की पहचान क्यों है। पहचान होता है कि आइडेंटिफिकेशन और चयन होता है सिलेक्शन। तो यहाँ हम समझेंगे कि पहला जो स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम क्यों है, वो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम क्यों नहीं है। पहचान शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब परिस्थितियों में असमानता हो, और यदि परिस्थितियों में समानता हो तब चयन शब्द का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम एक उदाहरण की सहायता से इन दोनों में अंतर करेंगे कि यदि एक व्यक्ति बाज़ार में सब्जियां खरीदने जाता है तो वह सबसे पहले यह देखता है कि कितने प्रकार की सब्जियां उपलब्ध हैं। सामान्यतः बाज़ार में विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं, अतः परिस्थिति में असमानता है। मान लीजिए, यदि एक व्यक्ति ने यह निर्णय ले लिया कि उसे आलू खरीदने हैं, तो वह आलुओं में से लगभग समान आकार के आलू चयन करेगा। यहाँ पर चयन शब्द का उपयोग किया गया है क्योंकि वह आलुओं के ढेर में से आलू लेता है। इस कारण जब परिस्थितियों में समानता हो तब चयन शब्द का उपयोग, और अगर परिस्थितियों में भिन्नता हो तो पहचान शब्द का उपयोग करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि समान परिस्थितियों में चयन करना आसान होता है, और चयन एवं पहचान के बीच अंतर को समझने के लिए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न विषय होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जैसे विभिन्न विषय हैं। यह विषयों की एक विषम स्थिति है। मान लीजिए, कोई शोधकर्ता मैनेजमेंट विषय में शोध करना चाहता है तो वह मैनेजमेंट विषय का चयन करेगा। मैनेजमेंट विषय के भिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे बाजारीकरण, वित्त, विज्ञापन, मानव संस्था इत्यादि। मान लीजिए, इसमें से
शोधकर्ता बाजारीकरण का शोध करना चाहता है तो बाजारीकरण की भी अलग अलग विधियां या कार्यनीति होती हैं। इस कार्यनीति में से शोधकर्ता एक कार्यनीति ई बाजारीकरण पर शोध करना चाहता है। यह चयन कहलाता है क्योंकि शोधकर्ता द्वारा विषय क्षेत्र को सीमित करते हुए मैनेजमेंट सब्जेक्ट से बाजारीकरण और बाजारीकरण में से ई बाजारीकरण का चयन किया गया है। अब समस्या शब्द को समझें। आपके शरीर का तापमान मान लिए सामान्य होने पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब शरीर का तापमान बढ़ता है। मान लीजिए आप कार खरीदने जाते हैं और बाजार में विभिन्न प्रकार की कारें उपलब्ध हैं। उनमें से एक कार का चयन करना आपके लिए आसान कार्य नहीं हो सकता है, अर्थात कार के बारे में निर्णय लेना आसान कार्य नहीं है। इस कारण अधिक विकल्प होने से समस्या और बढ़ जाती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में देर हो सकती है। बदलाव या परिवर्तन की विशेषता को चर कहते हैं। इस प्रकार चर को समस्या भी कहा जाता है। इस सोपान में शोधकर्ता सबसे पहले चर का चयन कर लेता है। चर का चयन कर लेने के पश्चात शोधकर्ता को शीर्षक लिखना होगा। शीर्षक न तो बहुत विस्तृत होना चाहिए और न ही बहुत निश्चित होना चाहिए, यह सीमित होना चाहिए। शोध का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो शोधकर्ता को शीर्षक पढ़ने के पश्चात चर या चरों की जानकारी देता हो, जनसंख्या की जानकारी देता हो, अनुसंधान विधि की जानकारी देता हो और पद्धति के प्रकार के बारे में जानकारी देता हो। अतः एक उपयुक्त शोध शीर्षक निम्नलिखित जानकारी देता है: चर या चरों के बारे में, जनसंख्या की जानकारी, शोध की विधि की जानकारी और पद्धति के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करता हो। यदि कोई शीर्षक उक्त सभी जानकारी नहीं देता है तो वह शीर्षक अपूर्ण है। शोध का शीर्षक लिखने के पश्चात शोधकर्ता को एक उद्देश्य लिखना चाहिए। उद्देश्य को वाक्य के रूप में या क्वेश्चन के रूप में भी लिखा जा सकता है। किसी एक शोध के अध्ययन में ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन दोनों नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए अब हम दूसरे सोपान की या स्टेप्स की जानकारी लें। दूसरा स्टेप्स हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। दूसरा सोपान परिकल्पना का निरूपण है। परिकल्पना किसी समस्या का एक अस्थायी समाधान है। एक अन्य परिभाषा है कि परिकल्पना समस्या के समाधान के बारे में बुद्धिमानीपूर्ण अनुमान है। परिकल्पना चरों के बीच अनुमानित संबंध है।
इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि परिकल्पना समस्या का पूर्ण या अंतिम समाधान नहीं है। समस्या का पूर्ण समाधान ज्ञात करने के लिए परिकल्पना की टेस्टिंग की जाती है। परिकल्पना की टेस्टिंग सांख्यिकीय विधि के द्वारा की जाती है, यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की सहायता से की जाती है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक के लिए क्वांटिटेटिव जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास में क्वालिटेटिव जानकारी है तो उसका विश्लेषण आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक की सहायता से नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे जो है एक्शन रिसर्च नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि यदि शोध अध्ययन में क्वालिटेटिव जानकारी होती है तो परिकल्पना की परीक्षण नहीं कर सकते, टेस्टिंग नहीं कर सकते। इसलिए जिस शोध में गुणात्मक जानकारी होती है उसमें परिकल्पना निर्माण चरण की आवश्यकता नहीं होती, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का जो स्टेप है वो उसमें नहीं होगा। अतः कुछ शोध में परिकल्पना की रचना करने या बनाने का सोपान नहीं हो सकता है। यह एक वैकल्पिक सोपान है, यानी ऑप्शनल स्टेप्स हैं। शोधकर्ता को निम्नलिखित बातें समझनी चाहिए। 1. परिकल्पना के कथन में किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2. परिकल्पना में सार्थकता शब्द लिखना चाहिए या नहीं। 3. यदि परिकल्पना में सार्थकता शब्द नहीं लिखते हैं तो उसमें क्या अंतर आएगा। और 4. परिकल्पना लिखने का क्या आधार या औचित्य है। 5. किस शोध में शून्य परिकल्पना या दिशापरक परिकल्पना लिखनी चाहिए। 1. पूछिए परिकल्पना परीक्षण या 2 पूछिए परीक्षण अर्थात 1 टेल टेस्ट या 2 टेल टेस्ट का उपयोग कब करना चाहिए। नंबर 7. सार्थकता के स्तर एवं त्रुटि के प्रकार के बीच क्या संबंध है इत्यादि का आपको ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए। धन्यवाद।